हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। माय नेम इज़ गौरव जोशी और हम आज करने वाले हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का थर्ड पार्ट, दैट इज़ फ्री रेडिकल्स। इससे पहले हम कार्बन कटायन और कार्बन आयन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में, और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्री रेडिकल्स, बिकॉज ये तीन पार्ट, स्टार्टिंग के जो ये तीन पार्ट्स हैं, ये ज़्यादा कॉमनली हमको देखने मिलते हैं व्हेन एवर वी स्टडी केमिकल रिएक्शन। तो वहाँ पर ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। पहली बात, फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है कि जब एक कार्बन किसी भी एक्स एटम से अटैच्ड है और उन दोनों के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, वो इस तरीके से टूटे कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाए। तो इसका मतलब कार्बन ने शेयरिंग करके सामने वाले के साथ जो बॉन्ड बनाया था, उसका इलेक्ट्रॉन ऐसा टूटा कि कार्बन के पास उसका इलेक्ट्रॉन आ गया और वो एक्स एटम के पास उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। इससे पहले हमने कार्बन कटायन और कार्बन आयन के केस में ऐसा नहीं होते हुए देखा। उस केस में या तो कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा दोनों, या तो वो एक्स एलिमेंट जो भी है वो अपने पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्जेस का डेवलपमेंट देखने मिलता था। कार्बन के ऊपर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक चार्ज हमको देखने मिलता, अकॉर्डिंगली कार्बन कटायन या कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता। और ऐसे बॉन्ड फिजन को, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते थे हेट्रोलिटिक फिजन। यहाँ पर हम उसको कहेंगे होमोलिटिक फिजन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है वो इक्वल हो रहा है, दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। होमो मीन्स सेम। तो अभी ये जो कार्बन स्पीशी है, इस कार्बन स्पीशी के पास अब एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका कोई पेयरिंग में पार्टनर नहीं है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, मतलब उनके साथ में उनका एक जोड़ीदार प्रेजेंट है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो कि बेसिकली इसको क्या बना देता है, थोड़ा सा अनस्टेबल बना देता है। ये जो कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। ये 3 बॉन्ड जो है वो ट्राइवैलेंट कार्बन कहलाता है, और इस वजह से एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कार्बन जो फ्री रेडिकल्स हैं ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, और डिटेक्ट करते वक्त हम कार्बन का जो इंटरमीडिएट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करके हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन हमने देखा वो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, जैसे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, बट ये अब सिंगल इलेक्ट्रॉन है बस। और बाकी के जो 3 बॉन्ड है वो इसके साथ में एक तरीके से अमाइन जैसी ज्योमेट्री बनाएंगे, जिसको हम पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर sp3 है, थर्ड जो ऑर्बिटल है sp3 में जो चौथा ऑर्बिटल है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये एक और हाइब्रिडाइजेशन में मिल सकता है, sp2 हाइब्रिड केस में भी मिल सकता है ये, जिसमें जो ज्योमेट्री होगी वो प्लेनर हो जाएगी। और ये प्लेनर ज्योमेट्री मेनली हमको देखने मिलती है इन केस ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिज्म। जहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन मेसोमेरिज्म या रेजोनेंस से हो रहा है, वहाँ पर ये ज्योमेट्री देखने मिलती है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है प्लेनर होने का कि ये जो 3 R ग्रुप्स हैं जो इससे अटैच्ड होंगे कार्बन से, वो 3 R ग्रुप्स बहुत बल्की ग्रुप्स हैं। बल्की ग्रुप होने की वजह से उनके आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो जब आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो वो एक दूसरे को अपने आप को ऐसा अरेंज कर लेंगे कि एक प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। तो 2 रीज़न हो सकते हैं ये sp2 में हमको प्लेनर ज्योमेट्री मिलने का। तो ये जो ज्योमेट्री है उस केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके अलावा ये जो कार्बन स्पीशी है ये न्यूट्रल है, जैसा हमने कहा, क्योंकि यहाँ पर कोई हेट्रोलिटिक फिजन नहीं हो रहा है। बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इवन तो न्यूट्रल है बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो उसके पास आ गया, लेकिन उसके साथ जोड़ीदार जो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो एक्स के पास चला गया। तो कार्बन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस डेफिशिएंसी की वजह से फ्री रेडिकल्स काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। अब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फ्री रेडिकल्स की। तो पहली बात तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का कोई पेयरिंग में पार्टनर नहीं है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। दूसरी, इनमें एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है डाइमर फॉर्म करने की। डाइमर यानी डाइमर, जैसे पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, डाइमर में 2 ही मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे जो साथ में मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो जैसे हमारे पास एक कार्बन था जिसके पास 3 बॉन्ड थे और एक फ्री रेडिकल फ्री इलेक्ट्रॉन था, वैसे ही दूसरा कार्बन, उसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड्स थे। ये दोनों आपस में साथ में अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स का एक डाइमर बना रहा है। ये डाइमर जो टेंडेंसी होती है फ्री रेडिकल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर किसी तरीके से मैं फ्री रेडिकल्स में डाइमर फॉर्म करने की टेंडेंसी को कम कर दूं, अब फ्री रेडिकल डाइमर क्यों बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अनस्टेबल है। अगर वो डाइमर नहीं बन रहा है, मतलब मैं उसकी डाइमर बनने की टेंडेंसी को कम कर रहा हूँ, इसका मतलब फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो रहा है। तो याद रखिए, डाइमराइजेशन जो टेंडेंसी है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी से। तो अगर डाइमर फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए वो डाइमर बनाना चाहता है। अगर फ्री रेडिकल डाइमर नहीं बनाना चाहता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल है, डाइमर फॉर्म करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो कोई भी फैक्टर जो डाइमर टेंडेंसी को कम करता है वो बेसिकली स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है फ्री रेडिकल्स में। आगे जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे फ्री रेडिकल्स की, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लास्टली, सिंस ये स्पीशी न्यूट्रल है,
तो ये पोलार सॉल्वेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हमने कार्ब कटायन और कार्बन आयंस में देखा था कि पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो इफेक्ट करती है। इसीलिए ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमको पोलार सॉल्वेंट में देखने नहीं मिलते, बल्कि ये हमको गैस फेज़ में देखने मिलते हैं। कार्ब कटायंस कार्बन आयंस जो होते हैं वो गैस फेज़ में नहीं बन सकते, उनके लिए हमें पोलार सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पर लो प्रेशर में हम फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं इवन इन दी गैस फेज़। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है, ऐसा माना जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। बट फिर भी कुछ इफेक्ट्स के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि पहला इंडक्टिव इफेक्ट। एज वी ऑल नो कि जो कार्बन है फ्री रेडिकल में वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो एक तरीके से वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग वाले ग्रुप का काम करेगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है कि जितने ज़्यादा उन पे बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स उन पे प्रेजेंट होंगे, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप से उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये हम कार्बोकटायन के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा टर्शरी कार्बोकटायन होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। सेम चीज़ यहाँ पर हमको फ्री रेडिकल के केस में भी देखने मिलेगी। सिंस ये जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो अल्काइल ग्रुप्स वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सेकंड बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अगेन जैसे कार्बोकटायंस में हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने मिलता था, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसे। इसमें भी वही होगा कि यहाँ से जो कार्बन है ये अपना हाइड्रोजन छोड़ देगा, उसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा फ्री रेडिकल बन के। यहाँ पर ये कार्बन फ्री रेडिकल दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन देखने मिलता है जिससे कि कार्बन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेसोमेरिज्म देखने मिलता है। मेसोमेरिज्म का बेसिक फंडा यही है कि आपके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि ये एलाइलिक सिस्टम। इसमें यहाँ पर कार्बन के ऊपर देयर इज़ अ कार्बन के ऊपर देयर इज़ अ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल यहाँ से होमोलिसिस के थ्रू इस कार्बन पे आ जाएगा और ये दो फ्री रेडिकल्स आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, वेरेज ये कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। तो बेसिकली फ्री रेडिकल का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गया थ्रू पाई बॉन्ड्स। अब जितने भी केसेस हमने देखे इन सब में जो स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर वो है कि इनसे जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा या जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा और उससे डाइमर की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा मेसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे उतना ज़्यादा डाइमर टेंडेंसी कम होती है और स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको कुछ आंसर्स दिए, जैसे यहाँ पर एक मैंने ऑर्डर बताया हुआ है कि कार्बन के ऊपर अगर 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको 10 मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं। 2 फिनाइल वाले में 7, 1 फिनाइल वाला इस 4 एंड एलाइलिक जो होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं। किसी भी रिएक्शन में अलग अलग कंडीशंस में फॉर्म होंगे। सबसे पहला इस फोटोलिसिस। फोटो इन द सेंस मीन सनलाइट, लाइट, यूवी लाइट। लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो जब हमारा जो बॉन्ड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेगा, होमोलिटिक फिजन होगा, उससे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। जैसे अगर एसीटोन सनलाइट को एक्सपोज होता है तो वहाँ पर हमको एक मिथाइल फ्री रेडिकल देखने मिलता है, प्लस हमको एक कार्बोनिल फ्री रेडिकल देखने मिलेगा। ये फर्दर टूटेगा और इसमें से भी ये जो CO ग्रुप है ये अलग हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बन के, और ये फ्री रेडिकल इस मिथाइल ग्रुप पे आ जाएगा अगेन। तो हमको 2 मिथाइल फ्री रेडिकल देखने मिलेंगे। सिमिलरली क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, हमको क्लोरीन का फ्री रेडिकल देखने मिलता है और ये काफ़ी रिएक्शंस में काम भी आता है। नाइट्रो ग्रुप, RNO2 ग्रुप्स जो होते हैं वो भी डिसोशिएट हो जाते हैं, दैट इज़ होमोलिटिक फिजन हो जाता है उनमें भी, और हमको 2 फ्री रेडिकल्स देखने मिलते हैं। हाइपोक्लोराइड्स में भी सेम हमको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन देखने मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का फ़ायदा ये है कि सनलाइट में हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी ईजिली टूट जा सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही स्पेसिफिक होता है ये, मतलब हमको बाई प्रोडक्ट्स इसके केस में कम मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो थर्मोलिसिस होता है उसमें भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पर सिंस ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होना चाहिए तो इससे हमको अलग अलग टेम्परेचर पे मल्टीपल बाई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि बेंजोइल परऑक्साइड की बात करें, ये बेंजोइल परऑक्साइड अगर 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीटिंग में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने से हमको मिलेंगे फ्री रेडिकल। तो ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, सिंस ऑक्सीजन में कैटिनेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, पर ऑक्साइड जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हमको क्या मिलता है, हमको फ्री रेडिकल मिलता है जो फर्दर यहाँ से CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और हमको फिनाइल फ्री रेडिकल देखने मिलेगा। सिमिलरली अजो, बिस, आइजो, ब्यूट्रोनाइट्राइल, ये भी एक कंपाउंड है जो हमको अगेन फ्री रेडिकल फॉर्म करके देता है सिमिलर थर्मोलिसिस पे एट 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं ये ज़्यादातर हमको पॉलीमर्स में काम आते हैं। अब पॉलीमर्स में फ्री रेडिकल्स
का जनरेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में काम आता है, जिसमें कि लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं। बट इनके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ जनरेट होती है वो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में वो गैस रिएक्शन को हैम्पर कर सकती है। तो इनके लिए हम आजो कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस जनरेट होती है। ये नाइट्रोजन गैस जो होती है रिएक्शन को हैम्पर नहीं करती है। तो ये सब हम पॉलीमर वाले पार्ट में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए फ्री रेडिकल जनरेशन जो होता है वो थर्मोलिसिस के थ्रू भी होता है। एक और तरीका है फ्री रेडिकल्स को जनरेट करने का, वो है थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हम समझते हैं जिसमें एक केमिकल स्पीशी का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ पर कॉपर 1+ है, हमारे पास कॉपर +1 आयन है। इसको अगर हम अगेन बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमको देखने मिलता है कि ये कॉपर जो है +1 से +2 बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक कार्बन जो है, एक ऑक्सीजन जो है वो ये बॉन्ड को तोड़ेगा और कॉपर से मिले हुए इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो कार्बन यहाँ से होमोलिसिस होगा, ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, दूसरे ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल प्लस कॉपर का इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमको एक फ्री रेडिकल देखने मिलता है, एक कटायन देखने मिलता है। ये फ्री रेडिकल जो है फर्दर इसमें से CO2 लिबरेट हो जाएगी और लिबरेट होकर हमको एक फिनाइल फ्री रेडिकल देखने मिलेगा, दैट इज़ विद कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली हम यहाँ पर टिटेनियम 3+, जिसमें कि कॉन्फ़िगरेशन इज़ D1, हम Fe2+ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि कॉन्फ़िगरेशन अगेन इज़ D1। ये लोग इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत ईजिली फेवरेबल होते हैं, क्योंकि Fe3+ ज़्यादा स्टेबल होता है D5 के साथ में। तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इसीलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं मेटल्स का फॉर जनरेटिंग फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास टर्शरी कार्बोकटायन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अगर उसको दे दिया तो ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। सिमिलरली परऑक्साइड, अगेन अनस्टेबल बॉन्ड होता है परऑक्साइड्स में, वो जल्दी से होमोलिसिस करता है और हमको एक OH का फ्री रेडिकल मिलता है। ये जो मेटल आयन्स हैं अलग अलग प्रोसेसेस में काम आते हैं, जैसे कि कॉपर +1 जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन में काम आता है और Fe2+ जो है वो एक फेंटेंस रिएक्शन में, दैट इज़ फेंटेंस रिएजेंट का काम करता है। सिमिलरली एक और तरीका है वर्ट्स रिएक्शन, आपने सुना होगा इसका नाम। इसमें हम सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सोडियम मेटल है इसमें कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन देके इस बेंजीन को फिनाइल रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है और ये फिनाइल रेडिकल दूसरे फिनाइल रेडिकल के साथ मिलके डाइमर बना लेता है, जिससे कि हमको बाइफिनाइल देखने को मिलता है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, जिसमें हमको सिमिलर प्रोसेस देखने मिलती है विद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमको फ्री रेडिकल फॉर्मेशन देखने मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जनरेशन। पॉलीमर्स में जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है तब वहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम आता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में। तो जो टर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें हमको देखने मिलता है कि जो फ्री रेडिकल होता है उसको हम टर्मिनेट करने के लिए दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिला देते हैं, ताकि हमको एक एंड मिल जाए पॉलीमर चेन का। जो पॉलीमर्स होते हैं वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से जब ग्रो करते हैं तो वो बहुत रैंडमली ग्रो करते रहते हैं, लंबे एंड तक चलते जाएंगे। तो जहाँ हमको उनको स्टॉप करना होता है हम उनके सामने एक और फ्री रेडिकल को रख देते हैं, वो दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के वहाँ पर चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। अनदर प्रोसेस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जब एक रिएक्शन में एक ही केमिकल स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो और साथ में उसी का रिडक्शन भी हो जाए। तो इस रिएक्शन में बेसिकली ये जो CH2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इस CH3 को दे देता है। CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑब्वियसली वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑलरेडी, तो यहाँ से H- आयन निकलेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो ये CH2+ बन जाएगा। इस CH2 के पास अब ये सिंस हाइड्रोजन चला गया तो इसके पास CH2 बचा, ये CH2 के पास एक फ्री रेडिकल भी आ गया। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये जो H- है ये इस कार्बन प्लस के पास जाके CH3 बन जाएगा। तो हमको यहाँ पर एक इथेन प्लस इथीन दो केमिकल कंपाउंड्स देखने मिलते हैं। तो एक ही केमिकल कंपाउंड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन भी कर रहा है, इसे डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जब पॉलीमर प्रोसेस में, दैट इज़ फ्री रेडिकल प्रोसेस में चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है, उसी में ये फ्री रेडिकल्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दैट इज़ एल्कीन और एल्काइंस पे ऐड होके पॉलीमर चेन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि ये फ्री रेडिकल था, ये जब इस कंपाउंड में दैट इज़ इथीन में ऐड होगा तो ये यहाँ पर होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस होने के बाद हमको एक फ्री रेडिकल यहाँ देखने मिलेगा प्लस एक फ्री रेडिकल यहाँ देखने मिलेगा। ये जो फ्री रेडिकल है ये सामने वाले CH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, वेरेज ये CH2 जो है अब वो ओपन एंड बन गया है फ्री रेडिकल का। यहाँ से चेन आगे प्रोपोगेट होती जाएगी और लंबी होती जाएगी। इसी चेन को एंड करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं टर्मिनेशन स्टेप, जो कि बेसिकली उसके ओपन एंड को रोकने के काम आता है।
उसके अलावा फ्री रेडिकल जो है ना वो आयोडीन और दूसरे मेटल्स के साथ में भी रिएक्शन दिखाते हैं। मेटल्स अगेन दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, एंड आयोडीन जो होता है वो भी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से। तो हमको यहाँ देखने मिलता है कि अगर हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स हैं तो वो एक एक आयोडीन के साथ, यहाँ पर आयोडीन्स में होमोलिसिस होगा, वो एक एक आयोडीन के साथ में यहाँ पर बॉन्ड बना के मिथाइल आयोडाइड बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड। सेम वे जिंक के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इजीली उसके इन फ्री रेडिकल्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है। सेम विद Hg ऑल्सो, ये भी फ्री रेडिकल्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ईजिली। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ्री रेडिकल के रिएक्शंस में देखने मिलती है तो वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये बहुत ही बेसिक केमिकल रूल्स हैं जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें आपने हमेशा पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसको हम खराश मायो इफेक्ट भी कहते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि जब हम एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो होता है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज़ Br, वो जाके उस कार्बन पे अटैच हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब ये रूल तो हमने पढ़ा है बट इसके पीछे का मैकेनिज्म हमने जनरली पढ़ा नहीं होता है। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का ही काम होता है। फ्री रेडिकल फॉर्म करने के लिए हमें एक इनिशिएटर चाहिए होता है। इनिशिएटर मतलब जो फ्री रेडिकल बना के देगा, और परऑक्साइड्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल फॉर्म करने में बहुत ईजिली मदद करते हैं। तो पहले स्टेप में जो परऑक्साइड होगा, एंड फिलहाल हम मान लेते हैं कि बेंजोइल परऑक्साइड जो है वो हमारा इनिशिएटर है, उसमें बीच में बॉन्ड फिजन होगा जिससे कि हमको 2 फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन देखने मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, इस फ्री रेडिकल में जब HBr होता है, वो HBr जब इसके साथ मिलेगा तो HBr में यहाँ पर अगेन होमोलिटिक फिजन होगा जिसमें से कि हमको एक H और Br का फ्री रेडिकल देखने मिलेगा। ये जो H का फ्री रेडिकल है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बेंजोइक एसिड बना लेगा, वेरएज़ जो ये Br का फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल आगे जाके रिएक्शन करेगा एल्कीन के साथ में। जब ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके पास 2 पॉसिबल जगह होती हैं जाने के लिए। एक, वो जाके ये सामने वाले कार्बन के साथ जो CH2 वाला कार्बन है उसके साथ में बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, ये जाके ये मिडल वाले कार्बन के साथ इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ये प्रेफर करता है इस वाले कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाना। इसका रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे ये ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर अगेन होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन से इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये CH2 और Br अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, वेरएज़ ये जो CH फॉर्म हुआ ये फ्री रेडिकल जो बचे हुए हाइड्रोजन था दूसरे HBr में से जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के कार्बन की चेन को पुल कर देगा। अब बात यह है कि ये Br माइनस जाके यहाँ क्यों नहीं बॉन्ड बना सकता इस CH के साथ में। अगेन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आ जाता है। ये जो फ्री रेडिकल है, अगर मिडल कार्बन पे फ्री रेडिकल फॉर्म होता है तो एक तरीके से सेकेंडरी फ्री रेडिकल का काम करेगा। अगर ये Br इस मिडल वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा CH2 पे। CH2 पे जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी अनस्टेबल होगी क्योंकि वो एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, इसीलिए Br इस CH2 पे अटैक करता है जिससे कि एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा और ये फिर H के साथ मिलके CH2 बन के कंपाउंड को फॉर्म करेगा। ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का प्रोसेस होता है। हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो सिर्फ HBr के केस में देखने मिलता है। HCl, HF, HI इनके केस में देखने नहीं मिलता। इसका रीज़न ये है कि HF और HI का जो बॉन्ड होता है, HCl का, ये जो 2 हैं इनके जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज एटॉमिक साइज़ छोटा है फ्लोरीन और क्लोरीन का। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये स्टेप में जहाँ पर HBr टूट के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा था वो यहाँ पर नहीं हो सकता। HI का जो बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ऑल्सो आयोडीन का साइज़ इतना बड़ा होता है कि हाइड्रोजन उससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाता है। हाइड्रोजन उससे जितना दूर जाएगा उससे पहले आयोडीन उसको खींच के अपने साथ में डाइमर बना के, तो उससे हमें फ्री रेडिकल आयोडीन का मिल नहीं पाता है बड़ा साइज़ होने की वजह से, और वीक बॉन्ड है इतना जल्दी टूटेगा कि फ्री रेडिकल जल्दी से डाइमर बन जाएगा। इसके अलावा फ्री रेडिकल में और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम देख सकते हैं, बट वो सारे रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम नेम रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तब वो सारे मैकेनिज्म्स को हम समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए अगर हमको एक बेसिक आइडिया आ गया कि फ्री रेडिकल का जनरेशन कैसे होता है और रिएक्शंस में वो कैसे पार्टिसिपेट करता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे इम्पैक्ट करती है, तो ये इनफ हो जाता है फ्री रेडिकल्स के बारे में इनिशियली पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम और भी रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि पिनाकोलिक रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसमें भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा बिर्च रिडक्शन और क्यूमीन से जो हम फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं जिसको हम कमर्शियल मेथड कहते हैं, वो भी एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ये सारे रिएक्शंस हम तब पढ़ेंगे जब हम उन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस हैं ये सब, तब वहाँ पर हम देख लेंगे कैसे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।